वेलकम स्टूडेंट्स। आज फार्माकोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके केसेस ओपीडी बेसिस पे तो आपको देखने को मिलेंगे ही। हो सकता है आपके फैमिलीज़ में, आपके घर में भी आपकी नानी या दादी, दादा दादी, किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम होगा ही। और इसका फीमेल प्रिपोंडरेंस थोड़ा ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो है, तो ज़्यादा फीमेल्स में ये कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हम लोग पहले इसका पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे कि कैसे ये बीमारी होती है, और फिर उसका फार्माकोथेरेपी समझने की कोशिश करेंगे। सो वी विल बी बिगनिंग विथ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो देखो, नॉर्मल जॉइंट का मॉर्फोलॉजी जो होता है ना, वो देखो इसका एनाटमी कैसा है। एक बोन है ना, बोन के ऊपर तुम्हारा फिर क्या रहता है, एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन के पहले अगर देखोगे तो एक आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज है ना, जो कार्टिलेज का एक लेयर जो है इसको क्या करता है, कवर करके रखता है। ठीक है, और फिर जो है ये जो है इसमें एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, और इस साइनोवियल फ्लूइड को साइनोवियल मेम्ब्रेन घेर करके रखता है, निकलने नहीं देता है बाहर। ठीक है, तो ये कार्टिलेज जो है ना, ये कार्टिलेज जो है घिसाने से रोकता है हड्डी को। ठीक है, उसके ऊपर फिर ये जो है बरसा यहाँ पे होता है, और फिर मसल्स और टेंडन्स इसको जो है होल्ड करके रखते हैं। ठीक है ना, तो मसल्स जब भी बोन से अटैच होते हैं तो बीच में क्या रहता है, टेंडन्स, और जब बोन से बोन अटैच होता है तो बीच में क्या रहता है, लिगामेंट्स, है ना। तो दोनों का अपना अपना रोल है। यहाँ पे तुम्हारा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो कि ACL PCL के नाम से भी फेमस है। एनाटमी में तुम लोग नी का एनाटमी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, और ऑर्थोपेडिक में भी जाओगे तो पोस्टिंग में पढ़ना है तुमको बहुत अच्छे से, तो वहाँ पे भी तुमको ये सारी चीज़ें पढ़ने को फिर से एक बार मिलेंगी, है ना। तो जब भी क्या होता है कि ये बोन ओल्ड एज के कारण, या तुम्हारा बहुत ओबेसिटी के कारण वेट बढ़ गया है, ठीक है, या ओल्ड एज में, तो ये जो जॉइंट्स है इसका स्पेस क्या होने लगता है, घटने लगता है, कम होने लगता है, और उसके कारण क्या होता है कि ये एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं। ठीक है, और फिर घसाना शुरू हो जाता है, तो ये रबिंग के कारण डैमेज होता है। ठीक है, और ये कार्टिलेज जो है पूरा थिन हो जाता है, फिर जो है सोलन और इन्फ्लेम्ड मेम्ब्रेन हो जाता है, और इसी पूरे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस बोलते हैं। तो अगर मान लो ये डैमेज तुम्हारा डायरेक्ट बोन टू बोन कांटेक्ट के कारण, घसाने के कारण हो रहा है, ओल्ड एज के कारण हो रहा है, तो इसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और यहीं अगर तुम्हारा मान लो कि बोन टू बोन कांटेक्ट उतना ज़्यादा नहीं है, बट इन्फ्लेमेशन जो है वो मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा है, रूमेटॉइड फैक्टर्स बॉडी में बढ़े हुए हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे कि तुम्हारा NTCCP है ना, NTCCP इज़ वेरी सेंसिटिव फॉर डायग्नोसिस ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये सब अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब दैट अर्थराइटिस इज़ नोन एज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और वहीं अगर ये NTCCP नेगेटिव है, RA फैक्टर नेगेटिव है, और जब एक्सरे तुम करा के देखे तो बोन टू बोन एब्रेजन्स हो रहा है, बोन टू बोन कॉन्टैक्ट बहुत क्लोज है, तो दैट इज़ नोन एज ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, डायग्नोसिस तुमको सही करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ही तुम्हारा फार्माकोथेरेपी आता है। तो जब भी किसी भी टाइप का अर्थराइटिस आएगा तो डिफरेंशियल्स अपना बनाओ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, कि सेप्टिक अर्थराइटिस है, और उसके हिसाब से फिर तुमको आगे बढ़ना है। जैसे लास्ट हम लोग देखे थे गाउटी अर्थराइटिस, है ना, तो वो भी एक अर्थराइटिस है, बट उसका पैथोफिजियोलॉजी टोटली डिफरेंट है, उसका ट्रीटमेंट भी टोटली डिफरेंट है। तो अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज़ अ क्रॉनिक मल्टी सिस्टम डिजीज़ ऑफ बेसिकली अननोन ईटियोलॉजी, है ना। कैसे स्टार्ट होता है, सब अजम्पशंस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें से कुछ फैक्टर्स हमको पता है जो हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज़ द परसिस्टेंट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, और परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन जो कि ज्वाइंट के बीच में देखने को मिलता है। तो साइनोवाइटिस आता है, साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियल मेम्ब्रेन का जो इन्फ्लेमेशन है वो देखने को मिलता है। तो साइनोवाइटिस इन्वॉल्विंग पेरिफेरल जॉइंट्स इन अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। जैसे तुम देखोगे कि अगर गाउटी अर्थराइटिस है तो गाउटी अर्थराइटिस तुमको सिमेट्री नहीं मिलेगा, कि बाइलेटरल जॉइंट्स नहीं होगा, जनरली यूनिलैटरल होगा। उसी तरह से सेप्टिक अर्थराइटिस भी जो है ना, वो भी जनरली क्या होता है, यूनिलैटरल होता है। ठीक है, वहीं पे तुम्हारा ऑस्टियोआर्थराइटिस बाइलेटरल भी हो सकता है, यूनिलैटरल भी हो सकता है। रिएक्टिव अर्थराइटिस भी बाइलेटरल हो सकता है, यूनिलैटरल हो सकता है। बट र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस में ऑलमोस्ट ऑल द केसेस यू सी सिमेट्रिक अर्थराइटिस होगा, कि अगर जॉइंट इन्वॉल्व होगा तो दोनों नी जॉइंट इन्वॉल्व हो जाएगा, दोनों शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो उस टाइप का सिमेट्रिकल पैटर्न देखने को मिलता है। इसमें कार्टिलेज डैमेज देखने को मिलेगा, बोन का इरोजन्स भी रहता है, एंड सब्सिक्वेंट चेंजेस इन द जॉइंट
इंटीग्रिटी हो जाता है, जिसके कारण जॉइंट डैमेज भी हो जाता है बहुत बार। तो कोर्स इज़ ऑब्वियसली वेरिएबल एंड प्रीवेलेंस इज़ अराउंड 0.8%, ठीक है ना। तो हल्का सा क्या है इसका फीमेल प्रिफॉन्ड्रेंस है, मतलब ऑलमोस्ट डबल है समझ लो मेल के कंपैरिजन में। नॉट नोन etiology is basically not known and may be due to manifestations due to infectious agents and immune responses। तो ये बहुत बार होता है कि कोई इन्फेक्शन बॉडी में हुआ, ठीक है ना, और इस इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए बॉडी ने क्या किया कि कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ किए, है ना, कुछ साइटोकाइंस रिलीज़ किए, और ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स उस इन्फेक्शन को तो किल कर ही रहे हैं, ख़त्म कर ही रहे हैं, साइड बाय साइड ये जाके बॉडी के कोई और पार्ट को भी डैमेज करने लग गए। जैसे कि तुम्हारा रूमेटॉइड तुम्हारा RHD में होता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसी तरह से ये क्या करता है जॉइंट में भी जा कर के इन्वॉल्व कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है, तो जॉइंट डैमेज हो जाता है। तो इसीलिए इम्यून रिस्पॉन्स इसका एक इम्पॉर्टेंट इटियोलॉजिकल फैक्टर है। मैनिफेस्टेशन अगर हम देखें तो ऑनसेट इज़ ऑफन इंसीडियस, ओनली 10% हैज़ अक्यूट ऑनसेट, रेस्ट ऑफ देम हैज़ chronic onset and signs and symptoms of articular disease is seen। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस अगर हम लोग देखें तो क्या क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को रूमेटॉइड नोड्यूल देखने को मिलेगा, है ना, रूमेटिक वैस्कुलाइटिस देखने को मिलता है, प्लूरोपल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस मिलता है, और फेल्टीज सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो फेल्टीज सिंड्रोम इट इज़ अ ट्रायड, ठीक है ना, 3 फीचर्स इसमें देखने को तुमको मिलेगा, जिसमें से एक तुम्हारा रूमेटॉइड नोड्यूल्स होता है, फिर इसमें लंग्स में भी कुछ कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसी तरह से ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है, जॉइंट का डैमेज भी बहुत बार देखने को मिलता है। क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का बहुत सिंपल है, बहुत पुराना क्राइटेरिया था, बाद में इसको जो रूमेटोलॉजिकल सोसाइटी है, अमेरिकन रूमेटोलॉजिकल एसोसिएशन जो है, ठीक है ना, उसने इसको मॉडिफाई करके बहुत सिंपल बना दिया है। दैट इज़ अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह उठने के बाद पेशेंट को जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहेगा, और ख़ास करके पहला 1 घंटा बहुत ज़्यादा रहेगा, बट एज द डे प्रोग्रेसेस ग्रेजुअली जो इन्फ्लेमेशन है वो घट जाता है। आर्थराइटिस विच इज़ इन्वॉल्विंग 3 और मोर ऑफ द जॉइंट एरियाज, आर्थराइटिस ऑफ द हैंड जॉइंट्स एंड सिमेट्रिकल आर्थराइटिस इज जनरली सीन। जैसा मैंने तुमको शुरू में भी बताया कि अगर नी जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है तो बाइलेटरल नी जॉइंट इन्वॉल्व होगा। उसी तरह से रूमेटॉइड नोड्यूल देखने को मिलता है। RA फैक्टर जो टेस्ट है ब्लड में वो पॉजिटिव आता है, बहुत बार नेगेटिव भी आता है। इट इज़ नॉट अ वेरी सेंसिटिव टेस्ट, समझ गए ना, बट एंटी CCP एंटीबॉडीज़ जो होता है ना, ये काफ़ी सेंसिटिव टेस्ट होता है, तो एंटी CCP तुम करवा के कंफर्म कर सकते हो। उसी तरह से रेडियोलॉजिकल चेंजेस भी तुमको बहुत सारे जॉइंट में देखने को मिलेंगे कि जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होगा, साइनोवाइटिस होगा, ठीक है ना, और बहुत बार बोनी इरोजन भी देखने को मिलता है। सो द गोल्स ऑफ मैनेजमेंट आर थेरेपी इज़ ऑलवेज पैलिएटिव, है ना, पूरा तरह से डिजीज़ फंक्शन को हम लोग क्योर नहीं कर सकते। ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है और इसको क्योर तक लेके जाना बहुत मुश्किल है, बट इसमें रेमिशन लाया जा सकता है, समझ गए ना, इसमें रेमिशन लाया जा सकता है, इन डिजीज़ प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सकता है, डिजीज़ कैन बी स्लो डाउन, ठीक है, और फिर उसके कारण जॉइंट डैमेज भी क्या हो जाएगा, जॉइंट डैमेज डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके इसको हम लोग पैलिएटिव ही रखें। तो पेन रिलीफ कराना मेजर हम लोगों का टारगेट है। इसके लिए हम लोग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो पढ़े हैं वो हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद डिक्रीज़ करना है इन्फ्लेमेशन, तो NSAIDs एक्सेप्ट पैरासीटामोल्स आर वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी, और साथ में आप लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हो इन पेशेंट्स में। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज दीज एजेंट्स आर वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकुलर सरफेस, जो कि जॉइंट को भी हम लोगों के क्या करेगा, सेव करके चलेगा, मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन कराएगा, एंड कंट्रोल ऑफ द सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में अगर देखोगे तो जॉइंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। देखो जो नी जॉइंट है ना, तो नी जॉइंट के चारों तरफ जो मसल्स हैं, ठीक है ना, वो मसल्स को जो है अगर तुम स्ट्रेंथन कर देते हो तो वो मसल्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है, और ये मसल्स फिर अगर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो तुम्हारा क्या होगा कि काम करना, फंक्शनिंग इसका बहुत इजी हो जाता है। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसी तरह से फार्माकोलॉजिकल थेरेपी सबको हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। NSAIDs, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स,
डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। तो ये भी बहुत बार शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में तुम्हारा आता है, आजकल एमसीक्यू का बहुत फेवरेट टॉपिक है ये DMARDS, ठीक है ना। फुल फॉर्म इसका क्या होता है? डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली आपको सिर्फ ये दे देगा कि व्हाट आर द डिफरेंट DMARDS एंड हाउ दे आर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आज बायोलॉजिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इसका ट्रीटमेंट में। रीज़न बीइंग कि जो इसका बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है ये बायोलॉजिकल्स उसको टारगेट करते हैं और एडवर्स इफेक्ट भी बहुत कम होता है, सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छा है बायोलॉजिकल्स का। तो एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा थेरेपी भी हम लोग दे रहे हैं, इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी यूज़ किया जा रहा है, एंड दीज आर ऑल यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ विथ मेथोट्रेक्सेट। तो ये याद रखना है, मेथोट्रेक्सेट मैं आगे भी आप लोगों को बताऊंगा। मेथोट्रेक्सेट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। बट इसके साथ दिक्कत यही है कि फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट होता है, जिसके कारण एडवर्स इफेक्ट बहुत बार आने लगता है। पेशेंट कैन लैंड अप इन सीवियर अनीमिया ऑल्सो। तो पेशेंट के लिए मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है कि जब ये मेथोट्रेक्सेट आप उसको स्टार्ट कर रहे हो तो CBC करा के वो बीच बीच में आपको वीकली इंटरवल पे नहीं भी तो एवरी 2 वीक्स मतलब 14 डेज़ पे वो आके एटलीस्ट आपको दिखाता रहे कि पेशेंट का एनीमिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत पेशेंट्स को पैनसाइटोपिनिया भी होने लगता है, तो CBC कराना इज़ ऑलवेज बेटर देन गोइंग फॉर जस्ट हीमोग्लोबिन। तो ड्रग्स का अगर बात करें तो एस्पिरिन बहुत इनिशियली यूज़ होता था, आज ये उतना इसका यूज़ नहीं रहा, हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है। बट अदर एनसेड जैसे मैंने आपको बताया कि इंडोमेथासिन, ठीक है ना, पायरोक्सिकैम, सेलेकॉक्सिब, ये सब बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एनसेड्स है जिसका के यूज़ किया जाता है। लो डोज में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम लोग यूज़ करते हैं और DMARDS में इम्यूनोसप्रेसेंट्स जैसे कि मेथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन यूज़ किया जाता है। गोल्ड सॉल्ट्स को भी यूज़ किया जाता है, ऑरोफिन, बट जनरली ये बहुत कॉस्टली हो जाता है, इसलिए इसका यूज़ बहुत लिमिटेड होता है। बट जिसका अफोर्डेबिलिटी है, देखा गया है कि गोल्ड सॉल्ट्स आर ऑल्सो बेनिफिशियल। क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का भी बहुत अच्छा RA फैक्टर डिक्रीज़ करने में और अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। लेफिलोनामाइड भी हम लोग यूज़ करते हैं। डीपेनिसिलामीन और सल्फासैलिजीन भी यूज़ किया जाता है, बट सल्फासैलिजीन के साथ ऑब्वियसली सल्फर ड्रग्स है तो रिएक्शन का रिस्क रहता है और बहुत बार GI एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिलता है, जिसके कारण नोजिया, वोमिटिंग, गैस्ट्राइटिस में पेशेंट लैंड अप कर जाता है। साइटोकाइन न्यूट्रलाइजिंग एजेंट जैसे कि एटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सीमैब, एडालीम्यूमैब, एनाकिंड्रा जो कि बायोलॉजिकल्स में आते हैं, इनका भी बहुत अच्छा खासा यूज़ हो रहा है। तो अगर हम लोग ये देखें कि क्या क्या इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स इन्वॉल्व है इन द पैथोजेनेसिस ऑफ रूमेटॉइड जॉइंट डैमेज, तो हम लोग देख सकते हैं कि जितना भी तुम्हारा इम्यूनोसप्रेसेंट्स या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो अलग अलग जगह पे वो काम करके उसको एक्ट करता है। तो इसमें एंटी TNF एजेंट जैसे एटानरसेप्ट और इन्फ्लिक्सीमैब इंटरल्यूकिन 1 और इसको टारगेट करते हैं, है ना, TNF अल्फ़ा को टारगेट करते हैं। तो मान लो तुम्हारा CD4 रिसेप्टर्स है ना, और एक्टिवेटेड T1 सेल्स अगर बन रहा है तो मैक्रोफेज को जाकर के ये फिर स्टिमुलेट कराता है जो कि इंटरल्यूकिन 1 और TNF रिलीज़ करा रहा है, ठीक है ना। और एक्टिवेटेड TH सेल्स फिर क्या करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट जो कि जॉइंट को, बोन को डैमेज करते हैं, दीज आर स्कैवेंजर्स ऑफ बोन, ठीक है ना। तो हड्डी को ये क्या करता है, खा जाता है, ऑस्टियोक्लास्ट मतलब रिमूव कराता है बोन्स को, ठीक है। उसी तरह से फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोसिस कराएगा, ठीक है। तो फाइब्रोसिस हो जाने से क्या होगा कि जॉइंट में स्टिफनेस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जॉइंट जो है वो बहुत स्टिफ जॉइंट्स हो जाता है। उसी तरह से मेटालोप्रोटीनेजेस के प्रेजेंस में जैसे कोलाइनेजेनेस के प्रेजेंट में इरोजन ऑफ द कार्टिलेज एंड बोन जॉइंट डैमेज कराएगा, ठीक है ना। तो ये सब को हम लोग बीच बीच में कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। जैसे मान लो एंटी TNF एजेंट दिए तो ये जो TNF के कारण जितना डैमेज हो सकता था आगे वो रुकेगा। उसी तरह से DMARDS हम लोग अगर देते हैं जो कि सल्फासैलिजीन, क्लोरोक्विन, गोल्ड सॉल्ट्स, पेनिसिलामिन है, तो ये सब जॉइंट डैमेज, इरोजन जो होता है बोन का, उसको रोक सकता है। तो इस तरह से अगर आप समझते हो कोई भी टेबल के फॉर्म में, तो आपको समझ में आता है कि कहाँ कहाँ क्या पैथोलॉजिकल फैक्टर्स काम कर रहे हैं और कौन सा ड्रग कौन से स्टेप में काम करके उसको रोक रहा है। तो NSAID शुड बी used as an analgesic, and because they are potent anti-inflammatory they are used there, diclofenac, piroxicam,
Glucocorticoids acts by their anti-inflammatory action, and the purpose is to decrease the signs and symptoms of inflammation, and they can also retard the development of progress of bone erosion. That is why they are used. तो लो डोज में प्रेडनिसोलोन हम लोग यूज़ करते हैं, और हाई डोज मंथली हाई डोज पल्स थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंजेक्शन आता है तुम्हारा ट्राइएमसिनोलॉन, इसको तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। उसी तरह से इंट्रा आर्टिकुलर मतलब जॉइंट के अंदर इनसाइड द जॉइंट तुम इंजेक्शन दे सकते हो स्टेरॉइड्स का, जिसके कारण इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बहुत कम हो जाएगा। सो DMARDS, these are 2/3 of the patients are improved clinically with the use of DMARDS. बेनिफिशियल इफेक्ट्स आर देयर, इंप्रूवमेंट ऑफ सेरोलॉजिकल एविडेंस तुमको देखने को मिलेगा। बहुत बार पेशेंट जो पहले RA फैक्टर या anti-CCP पॉजिटिव होता है, बाद में जब ये ड्रग्स चलाया जाता है तो ऐसे पेशेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं। और बेसिकली जो बेनिफिशियल इफेक्ट है ना, वो क्लिनिकली आपको जज करना है। जब पेशेंट आएगा तो उसको पेन स्केल में उससे पूछना है कि कितना पेन था, 10 में से कितना था। अभी जैसे बोलेगा शुरू में कि 7 बोलेगा कि है पेन, 8 है। वही पेन स्केल में जब ट्रीटमेंट तुम 1 महीना 2 महीना चलाओगे तो बोलेगा कि आधा हो गया, 5 हो गया, फिर बाद में और कम हो सकता है, 3 पे आ सकता है, ठीक है ना। उसी तरह से जॉइंट का स्टिफनेस में उसका इम्प्रूवमेंट आ जाता है, डे टू डे एक्टिविटी में उसको ईज होने लगता है। तो दीज थिंग्स कैन ओनली बी जज्ड क्लिनिकली, ठीक है ना। सो अर्ली एग्रेसिव ट्रीटमेंट में स्लो डाउन द अपीयरेंस ऑफ जॉइंट इरोजन्स, एंड मेथोट्रेक्सेट इज़ द DMARDF चॉइस फॉर ट्रीटमेंट, है ना। क्यों? रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है ना, एंड शुड बी फॉलोड 24 आवर आफ्टर विथ ल्यूकोवोरिन। तो ल्यूकोवोरिन क्या है एक्चुअली? इट इज़ फॉलिनिक एसिड, ठीक है ना। तो फॉलिनिक एसिड ट्रीटमेंट से जो है, इसका हम तुम लोगों को डिटेल भी शेयर किए थे कि फॉलिनिक एसिड क्या है। ऐसा फैक्टर है जो दे देने से क्या होगा कि जो नुकसान हो रहा था मेथोट्रेक्सेट के कारण नॉर्मल सेल्स को, वो नॉर्मल सेल्स को डैमेज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्टिवेट होने का ज़रूरत नहीं है, इट इज़ एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड। तो मेथोट्रेक्सेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इज़ अ फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट विद साइटोटॉक्सिक एंड इम्यूनोसप्रेसेंट एंड एंटी रूमेटिक फैक्टर एक्टिविटी, एक्ट्स बाय डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ द साइटोकाइन, कीमोटैक्सिस एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को पे इफेक्ट करता है। डोज 15 to 25 मिलीग्राम पर वीक होता है, बट याद रखना है स्टार्टिंग हम लोग हमेशा 2.5 मिलीग्राम से करेंगे, दैट टू वीकली। उसके बाद जब पेशेंट टॉलरेट करेगा तो 2.5 मिलीग्राम BD दे के बाई 2 डोजेस सेम डे दे के फिर हम लोग रिपीट आफ्टर 6 डेज। तो हफ्ता में अभी भी 5 mg हुआ, क्योंकि मान लो कोई एक डे आपने सेलेक्ट कर लिया, मान लो संडे, तो संडे के दिन वो पेशेंट 2.5 मिलीग्राम सुबह लिया और रात लिया। फिर उसके बाद क्या होगा, 2.5 मिलीग्राम का आपने 3 डोजेज दिया उसको गैप करके, और 7.5 मिलीग्राम वीकली भी दे सकते हैं। जब इतना टॉलरेट कर जाता है और फिर जब हम लोगों को रिस्पांस नहीं मिलता है, तब फिर हम लोग 7.5 मिलीग्राम बाई वीकली करके भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उससे फिर क्या होता है, डोज मॉडिफाई करके आहिस्ता आहिस्ता डोज बढ़ाया जाता है, बट कोशिश किया जाता है कि जितना कम डोज में पेशेंट को बेनिफिशियल इफेक्ट मिले उतना अच्छा होता है। तो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ जुवेनाइल क्रोनिक रूमेटॉइड अर्थराइटिस। सोरियासिस में भी इसका यूज़ होता है, सोरियाटिक अर्थराइटिस में, वेजनर्स अर्थराइटिस में भी इसका यूज़ होता है। एडवर्स इफेक्ट बहुत सारा है, म्यूकोसल अल्सर, GI अपसेट, नोडुलोसिस है ना, और डोज रिलेटेड हेपाटोटॉक्सिसिटी भी हो सकता है, एंड इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग वीकली ल्यूकोवारिन। लेफ्लुनामाइड बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, अक्सर ये ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं, लेफ्ला नाम से आता है। और ये एक ऐसा ड्रग है जिसमें ग्रेजुअली, जैसे मैक्सिमम ड्रग्स तुम देखोगे ना कि स्टार्ट जो है वो लो डोज में होता है, ठीक है ना, और फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, टैपर करते हैं, बढ़ाते हैं। बट ये एक ऐसा ड्रग है जो स्टेरॉइड्स के जैसा स्टार्ट किया जाता है हाई डोज में, और ग्रेजुअली फिर उसको क्या किया जाता है, टैपर ऑफ किया जाता है। तो 100 mg से इसको स्टार्ट किया जाता है, और उसके बाद 3 डोज देने के बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको फिर 20 mg डेली पे ले आते हैं, लोडिंग डोज दे देते हैं, है ना, 300 mg का 3 दिन, उसके बाद 100 mg डेली फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। तो प्रो ड्रग है, हैज़ अ लॉन्ग हाफ लाइफ, है ना, इसीलिए हम लोग इसको अगर दे देते हैं 100 mg तो फिर इसका ब्लड लेवल्स बना हुआ रहता है। एक्ट्स बाय डिक्रीजिंग द राइबोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस एंड अरेस्ट द स्टिमुलेशन ऑफ G1 फेज,
and decrease the T cell proliferation and production of the autoantibodies by B cells. Similar efficacy होता है with faster benefit compared to methotrexate. Adverse effects are generally diarrhea, headache, nausea, rashes, loss of hair and leukopenia. Cyclosporin is also used. डिक्रीज करता है इंटरल्यूकिन 2 को, TNF अल्फा एंड डिक्रीज टी सेल इफेक्ट. यूज इज़ लिमिटेड ऑब्वियसली ड्यू टू हाई नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड कॉस्ट ऑल्सो, है ना, बहुत महंगा होता है. बहुत किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को जनरली हम लोग चलाते हैं, या फिर लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट होता है ना, उसमें हम लोग ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में यूज़ करते हैं. और ट्रांसप्लांट में बहुत बार जो है ना, तुमको डोनर तो पता चला कि तुम्हारा ही है, हॉस्पिटल का सर्जरी का एक्सपेंसेस भी बियर कर लेता है पेशेंट, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्जरी भी फ्री में हो जाता है. बट एट टाइम्स ये जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं ना, ये इम्यूनोसप्रेसेंट का भी कॉस्ट ना, इट रन्स इनटू लैक्स. ठीक है. एजाथायोप्रिन का बात करें तो इट इज़ अ प्रो ड्रग विच डिक्रीज द फंक्शन ऑफ टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल्स. बोन मैरो टॉक्सिसिटी भी कराता है. एंड पेनिसिलिन भी हम लोग यूज़ करते हैं. इट इज़ अ डी आइसोमर, इज़ एक्टिव बट हाईली टॉक्सिक. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत सेफ मेडिसिन है ना, जो कि मलेरिया का ट्रीटमेंट में तुमको कॉमनली यूज़ होता है. तो बहुत बार तुमको ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द अदर यूजेज ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन. ठीक है ना, अदर देन मलेरिया. ठीक है, अदर देन मलेरिया, उसमें रिमेटॉइड अर्थराइटिस तुम लिख सकते हो. So how it acts, it traps the free radical, decreases T lymphocyte response, stabilizes the lysosomal membrane and decreases chemotaxis. Latent period होता है इसका 2 से 3 महीना का, and does not retard the progression of the disease. Generally टिश्यूज़ में accumulate होने लगता है. सल्फासैलाजीन बहुत जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं, कन्वर्ट हो जाता है 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड और सल्फापाइरिडीन में. डिक्रीज द RF फैक्टर एंड जनरेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल्स एंड साइटोकाइन रिलीज को भी कम करता है. ऑल्सो इफेक्टिव इन जुवेनाइल ल्यूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी यूज़ करते हैं हम लोग इसको. तो GI डिस्टर्बेंसेस करा सकता है, रैशेज और हेडेक भी करा सकता है. गोल्ड कंपाउंड्स अल्टर द मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस. ऑरानोफिन ऑल्सो डिक्रीज द हिस्टामिन एंड फैगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ द न्यूट्रोफिल्स. टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा है. अब TNF अल्फा इनहिबिटर्स पे आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहे हैं. Of all the TNF alpha inhibitors plays a major role in joint destruction, decreasing the ये तो इसको अगर तुम इनहिबिट कर देते हो TNF अल्फा को, तो क्या होगा, जॉइंट डिस्ट्रक्शन ही घट जाएगा. इट रिलीजेज नाइट्रस ऑक्साइड, प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड एडेजन. तो क्या क्या एजेंट्स हैं, एटानरसेप्ट, इट इज़ अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड फ्यूजन प्रोटीन, प्रिवेंट्स द बाइंडिंग ऑफ TNF अल्फा टू TNF रिसेप्टर्स, जिसके कारण TNF अल्फा का एक्टिविटी घट जाता है. Concern about long-term use, administration is generally subcutaneous in rheumatoid arthritis, juvenile and psoriatic arthritis. Also, it is used in sarcoidosis, vaginous granulomatosis and scleroderma. It is a well-tolerated drug. उसी तरह से इन्फ्लेक्सीमैब हम लोग यूज़ करते हैं. इट इज़ अ काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, क्रॉस लिंक्स विथ TNF अल्फा रिसेप्टर्स एंड डिक्रीज द T सेल एंड मैक्रोफेज फंक्शन, जिसके कारण प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस घट जाएंगे. एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज जनरली वाया इंट्रावीनस इन्फ्यूजन. एडवर्स इफेक्ट होता है इसका, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करा सकता है, नोजिया, हेडेक और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का भी चांसेस बढ़ाता है. तो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, जिसके कारण तुम्हारा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा. एडालीम्यूमैब, इट इज़ अ रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन TNF अल्फा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सिमिलर टू इन्फ्लिक्सीमैब बट विथ लेसर इम्यूनोजेनेसिटी. तो अलग अलग जो TNF अल्फा इनिबिटर्स है, उसको याद करने का एक कोड होता है ना, उसको याद कर सकते हो तुम ऐसे करके, TNF अल्फा इन केज, CAGE. ठीक है, तो इन से हो जाएगा तुम्हारा इन्फ्लिक्सीमैब. ठीक है, और सेटुलिमैब एबेटासेप्ट, गोलीम्यूमैब और एटानरसेप्ट.
तो ये सारे ड्रग्स हैं जो तुम यूज़ कर सकते हो, TNF अल्फ़ा इनहिबिटर्स हैं, और बेटर है इसमें से तुम्हारा जैसे एटानरसेप्ट अगर तुम यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, तो एटानरसेप्ट के साथ कोई दूसरा अगर तुमको यूज़ करना है तो बेटर रहेगा कि तुम ऐसा एजेंट यूज़ करो जो इस ग्रुप का ही ना हो, ठीक है ना, उस ग्रुप का ही ना हो तो बेटर रहता है। कभी भी कोशिश करना है कि एक ही बायोलॉजिकल को हमको यूज़ करना है, एक साथ 2 या 3 बायोलॉजिकल्स नहीं यूज़ करने चाहिए, ठीक है। जिस तरह से मल्टीपल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करने की जगह तुम क्या करो, ऑलवेज़ ऐड मेडिसिन्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि इफ़ेक्ट इज़ एडेड एंड एडवर्स इफ़ेक्ट इज़ नॉट एडेड। तो इससे फ़ायदा होगा कि जो इफ़ेक्ट है वो तो ऐड होगा बट एडवर्स इफ़ेक्ट ऐड नहीं होगा। बट एक ही ग्रुप का ज़्यादा मॉलिक्यूल्स यूज़ करेंगे तो एडवर्स इफ़ेक्ट भी ऐड होने लगेगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। इसको अच्छा से पढ़ लेना है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टॉपिक जिसका पेशेंट्स तुमको ज़रूर देखने को मिलेगा। थैंक यू।